नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुत्कल। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। तृणमूल कांग्रेस के 19 बागी लोकसभा सांसद सोमवार को स्पीकर ओम बिरला से करेंगे मुलाकात। खुद को असली तृणमूल कांग्रेस के तौर पर मान्यता दिए जाने की करेंगे मांग। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज। नामांकन पत्र रद्द किए जाने के मामले पर दायर की थी याचिका। नीट यूजी पुनर्परीक्षा में छात्रों को मिलेगा 15 मिनट का अतिरिक्त समय। अब 160 मिनट की जगह मिलेंगे 195 मिनट। 21 जून को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक संचालित होगी परीक्षा। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र यात्रा। और दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा का निधन। 49 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय खेल जगत के लिए अपूरणीय क्षति। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद से एक के बाद एक झटके ममता बनर्जी को लगते जा रहे हैं। टीएमसी के बागी सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को लिखा गया पत्र अब सार्वजनिक हो गया है। इस पत्र में टीएमसी के 19 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर साफ देखे जा सकते हैं। बागी सांसदों में टीएमसी सांसद सयानी घोष के हस्ताक्षर भी हैं। इन बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से संसद में अपना एक अलग गुट बनाने और अलग बैठने की व्यवस्था करने की आधिकारिक मांग की है। सूत्रों के मुताबिक इस गुट का दावा है कि पार्टी के 3 और लोकसभा सांसद संपर्क में हैं। गौरतलब है कि लोकसभा में टीएमसी के सांसदों की कुल संख्या 28 है, जिसका 2/3 19 होता है। ऐसे में आज सामने आए सांसदों के हस्ताक्षर से यह जाहिर होता है कि इस गुट को लोकसभा में पार्टी के 2/3 सांसदों का समर्थन हासिल है। शुभेंदु सरकार भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनाने की कवायद में जुट गई है। इसी क्रम में प्रदेश में कथित तौर पर हुए एक बड़े विज्ञापन घोटाले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक प्रमुख विज्ञापन एजेंसी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी लोगों से जुड़ा बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में इस एजेंसी को कथित तौर पर 635 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। ये रकम एजेंसी के 3 बैंक खातों में जमा होने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियां 20 ऐसे वित्तीय लेन देन की पड़ताल कर रही है जिनकी कुल राशि 635 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसे जनता के पैसों की संभावित लूट करार देते हुए पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को देखते हुए यह मामला आगे चलकर प्रवर्तन निदेशालय को भी सौंपा जा सकता है। बताया जा रहा है कि उज्जवल सिन्हा इस विज्ञापन एजेंसी के प्रमोटर हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और संबंधित एजेंसीज वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती दी थी।
मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिका में कांग्रेस ने चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरपी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के मुताबिक नामांकन रद्द होने की स्थिति में उम्मीदवार के पास केवल हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर करने का विकल्प होता है। याचिकाकर्ता इस कानून के तहत हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर करने के लिए स्वतंत्र है। आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अभ्यर्थियों के हित में कुछ बदलाव किए हैं। अभ्यर्थियों से मिले फीडबैक के आधार पर परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी गई है। अब परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित होगी। एनटीए के अनुसार अतिरिक्त समय का उपयोग उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर, पहचान सत्यापन और अन्य अनिवार्य प्रक्रियाओं के लिए किया जाएगा, ताकि छात्रों को प्रश्न पत्र हल करने के लिए पूरा समय मिल सके। एजेंसी ने प्रश्न पुस्तिका में रफ वर्क के लिए उपलब्ध पृष्ठों की संख्या भी बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थियों को 2 की जगह 4 रफ वर्क पेज मिलेंगे। साथ ही 2 पृष्ठ प्रश्न पत्र की शुरुआत में और 2 अंत में दिए जाएंगे, जिससे विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों को सुविधा होगी। एनटीए का कहना है कि ये बदलाव परीक्षा को अधिक सुविधाजनक और छात्र केंद्रित बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं, जबकि निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्च मानकों को बरकरार रखा जाएगा। गौरतलब है कि बीते 13 मई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी प्रेस वार्ता में परीक्षा अवधि 15 मिनट बढ़ाने की घोषणा की थी। दिल्ली में हाईकोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के वेरिफिकेशन पोर्टल के बंद होने की तारीख को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि दोबारा नतीजे घोषित करने के मामलों में देरी हो। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता एनएसयूआई से कहा कि प्रभावित छात्र व्यक्तिगत रूप से कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हालांकि अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई नियमित बेंच करेगी। मोदी सरकार के 12 सालों में महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष फोकस रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, मोदी सरकार का विमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल नारी शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन और 12 करोड़ से अधिक शौचालयों तक महिलाओं के सम्मान और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मुद्रा योजना से 70% महिलाओं को बिना गारंटी लोन देकर स्वरोजगार से जोड़ा गया। लखपति दीदी, करोड़पति दीदी और स्वयं सहायता समूहों ने उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भर बनाया। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने राजनीति में महिलाओं की 33% भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया है। इसी का परिणाम है कि आज महिलाएं सेना, अंतरिक्ष, खेल, अनुसंधान और उद्योग सहित हर क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में नीतियों और विकास के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बंगाल में डबल इंजन सरकार के लाभों का उल्लेख किया, जिससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति तेज हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल में हर क्षेत्र में सुधार और विकास पर काम किया जा रहा है और इससे राज्य की प्रगति सुनिश्चित होगी। इसके अलावा उन्होंने बंगाल की समृद्ध संस्कृति और धार्मिक महत्व को भी रेखांकित किया। विश्वास के साथ
मोदी जी का गारंटी के नाम पर बंगाल में भाजपा सरकार बनाया, उसका पूरा के पूरा रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। अब डबल इंजन का जो बेनिफिट पश्चिम बंगाल का जनता को मिलेगा, वो फिशरमैन सेक्टर हो सकता है, वो पहाड़ हो सकता है, पुरुलिया बांकुड़ा का जंगल महल हो सकता है, शेड्यूल कास्ट हो सकता है, शेड्यूल ट्राइब हो सकता है। हम लोग धोरती आबा का प्रोग्राम चालू कर दिया, बॉर्डर एरिया में वाइब्रेंट विलेज का काम चालू कर दिया, 9 हमारी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में। झाड़ग्राम में लाइवलीहुड एनहेंस करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम भारत सरकार की, वो भी हम लोग टेकअप कर लिया। अब देखते रहना कैसे बंगाल आगे बढ़ेगा। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ को 100 किलोमीटर के आसपास जमीन सौंप दी गई है। साथ ही सीमा सुरक्षा के लिए फेंसिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय संहिता लागू करने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं और बंद पड़े सेंसस यानी कि जनगणना के काम पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि इसे समय पर और सही तरीके से पूरा किया जा सके। पहले देश की सुरक्षा का बात था, हम लोग बीएसएफ को जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, वो डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है, उसमें फेंसिंग का काम बीएसएफ चालू भी कर दिया है। भारतीय न्याय संहिता बंगाल में चालू नहीं था, वो लोग चालू कर दिया हम लोग। सेंसस का काम बंद पड़ा हुआ था, इसमें कोई राजनीति नहीं है देश का, ये तो सेंसस का काम कॉन्स्टिट्यूशनली सरकार को करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत योजना राज्य में लागू कर दी गई है। वहीं छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के माध्यम से रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर बन रहे हैं। जल जीवन मिशन का एग्रीमेंट हुआ है 39,000 करोड़। आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट दिल्ली में हो गया, 1,43,00,000 फैमिली आइडेंटिफाई हो गया जिसको आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा। कृषि क्षेत्र से लेकर एम्प्लॉयमेंट से लेकर इंडस्ट्री से लेकर हमारी लघु उद्योग से लेकर सब में काम और चालू हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति केवल वोट बैंक तक सीमित रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की नीति पर काम करती है। वहीं धामी ने कहा कि शासन न्याय के आधार पर होना चाहिए और सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था एवं सम्मान अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए। कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की थी और वो वोट बैंक तक सीमित थी कि कुछ लोगों को खुश करना है, उसके लिए देश का कितना नुकसान होगा, इस पर कभी ध्यान नहीं जाता था। मोदी सरकार की नीति तुष्टीकरण की नहीं है बल्कि संतुष्टीकरण की है कि सभी का संतुष्टीकरण होना चाहिए, न्याय के आधार पर काम होना चाहिए, व्यवस्था में समेकित सभी के लिए शासन होना चाहिए, सभी के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। और मोदी सरकार की प्राथमिकता का प्रमाण है कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो पहला हस्ताक्षर किया, आप सबको ध्यान होगा, बनारस में उन्होंने जो किसान सम्मान निधि की फाइल थी उस फाइल पर साइन किया और ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी सरकार के लिए किसान सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है।
हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। महिलाओं, गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास भी किए गए हैं। आज ये जो 12 वर्षों को देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता और सरकार के बीच बने उस मजबूत विकास की कहानी कहते हैं, जिसने भारत को दिशा दी और दशा को बदला है। आज चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और आज भारत का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं रहा है, आज वो नौकरी देने वाला बना है। अपनी योजनाओं के माध्यम से जो 2 लाख स्टार्टअप्स युवाओं ने प्रारंभ किए, उसमें वो 20 लाख युवाओं को नौकरी दे रहा है। पिछले 4 सालों में 11 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कैश है ना? भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। असम के डिब्रूगढ़ जिले के नाहरकटिया क्षेत्र में लेंग रीजन और नामसांग चाय बागानों के श्रमिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पिछले 12 सालों में शुरू की गई कई जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चाय बागानों के 150 से अधिक भूमिहीन परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही चाय बागान श्रमिकों के लिए विशेष आवासीय कॉलोनीज विकसित की गई हैं। इन कॉलोनीज में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को हम लोग बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि हम लोग को ये घर दिया और हम लोग को रहने के लिए अच्छा से चारों तरफ मतलब बाउंड्री वॉल दिया। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो घर निर्मित हो रहे हैं उसमें एक भी रुपया नहीं लग रहा है। सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट्स लेता है और आप कहाँ का है कहाँ के नहीं, आप सिर्फ अप्लाई करते हैं और आपका घर के लिए हो जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार बहुत अच्छा से काम करके जा रहा है। गांव हो या शहर का हो, सब लड़का को सुविधा मिल रहा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 12 और 13 जून को ताजिकिस्तान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने दुशानबे में आयोजित मध्य एशिया एससीओ का केंद्र शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र विषयक शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में भारत की ओर से मध्य एशिया और एससीओ के साथ अपनी मजबूत साझेदारी को दोहराया गया। कीर्तिवर्धन सिंह ने एससीओ में भारत की प्राथमिकताओं पर विशेष जोर दिया, जिनमें युवाओं की सक्रिय भागीदारी, सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करना शामिल है। उन्होंने अगले महीने कोलकाता में आयोजित किए जाने वाले पहले एससीओ सभ्यता संवाद मंच सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम का भी उल्लेख किया, जो भारत की
क्षेत्रीय सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस यात्रा से भारत और ताजिकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों और एससीओ के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओमान तट के पास वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर भारत ने अमेरिका के समक्ष एक बार फिर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत जेसन मीक्स को तलब कर इस मुद्दे पर भारत की गंभीर चिंता से अवगत कराया। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अमेरिका नागराज नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर नागरिक जहाजों को निशाना बनाए जाने पर गंभीर चिंता जताई। बुधवार को 20 भारतीय चालक दल वाले एक वाणिज्यिक जहाज पर हमला हुआ था। इससे पहले सेटे बेलो नामक जहाज पर हुए हमले में 24 भारतीय नाविक सवार थे। इनमें से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। भारत ने क्षेत्र में तनाव कम करने, कूटनीतिक समाधान तलाशने और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित एवं निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। ये इस मुद्दे पर अमेरिकी मिशन को तलब किए जाने का दूसरा मामला है। इसके पहले 10 जून को विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत को समन कर अपना विरोध जताया था। भारतीय निशानेबाजी के दिग्गज खिलाड़ी और राष्ट्रीय कोच जसपाल राणा के पार्थिव शरीर को दिल्ली से देहरादून ले जाया गया है। देहरादून में उनके प्रशंसकों, खेल प्रेमियों और शुभ चिंतकों के लिए अंतिम दर्शन की व्यवस्था की गई है। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को वाराणसी ले जाया जाएगा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जसपाल राणा के निधन से खेल जगत में शोक की लहर है और देश भर में खिलाड़ी, खेल प्रशंसक तथा उनके प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि श्री जसपाल राणा जी के निधन की खबर बेहद दुखद है। वो एक प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया। दुनिया भर में शूटिंग प्रतियोगिताओं में कई मेडल जीतने वाले जसपाल राणा ने भारतीय खेलों में अपनी एक खास पहचान बनाई। एक खिलाड़ी और मेंटर के तौर पर उन्होंने युवा प्रतिभाओं को तराशकर खेलों में अहम योगदान दिया। उनका समर्पण, अनुशासन और बेहतरीन प्रदर्शन की लगन आने वाली पीढ़ियों के खिलाड़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। मैं उनके परिवार, दोस्तों और खेल जगत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महान शूटर जसपाल राणा के निधन पर दुख जताया है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, महान शूटर जसपाल राणा का निधन देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने अपनी शानदार उपलब्धियों से भारत का मान बढ़ाया। शूटिंग की दुनिया में भारत की स्थिति को मजबूत करने में उनके योगदान ने अहम भूमिका निभाई। एक चैंपियन खिलाड़ी, बेहतरीन कोच और मार्गदर्शक के तौर पर उन्होंने अपने समर्पण, अनुशासन और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से खिलाड़ियों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। मैं उनके परिवार, शिष्यों, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जसपाल राणा के निधन से पूरे खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अपूरणीय क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा, श्री जसपाल राणा जी के निधन से गहरा दुख हुआ। उनका जाना भारतीय खेल जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने शूटिंग में अपनी असाधारण उपलब्धियों से देश का मान बढ़ाया। एक मेंटर के तौर पर भी उनका योगदान बहुत अहम रहा।
उन्होंने पूरी लगन से युवा खिलाड़ियों को तराशा और उनका मार्गदर्शन किया। बेहतरीन प्रदर्शन, अनुशासन और खेल जगत की सेवा के प्रति उनकी अटूट निष्ठा के कारण उन्हें बहुत सम्मान मिला। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और पूरे खेल जगत के साथ है। ओम शांति। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई ओएसएम विवाद के मामले में भी सुनवाई की है। ये खबर हमने आपको बताई और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।